बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सैयद चौधरी। माजरत चाहते हैं कि ज़रा ताख़ीर से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कोई तकनीकी वजूहात थी जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। बहरहाल हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। दो तीन अहम मौज़ूआत हैं। एक तो ये है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जान को वाक़अतन ख़तरा है, अगर ख़तरा है तो किससे है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये कि मुल्क दुश्मन, सबसे बड़े मुल्क दुश्मन जासूस से पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज ने माफ़ी मांग ली, ये क्या मामला है। और फिर आपके जो बुज़दार हैं, आसमान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब, उनकी ट्रेनिंग है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं वो दूसरी फ़िरदौस आशिक या दूसरे क्या कहें अब इसको, मोनस या मुज़क्कर, वहाँ फंस गया हूँ, फ़िरदौस आशिक अवान बनने जा रहे हैं। और छोटी सी बात, थोड़ी छोटी सी खबर जो है वो कि शौकत तरीन के रास्ते के कांटे जो हैं वो दूर हो रहे हैं। उसमें एक तो यह है कि डॉक्टर वक़ार मसूद जो मामले खसूसी थे वज़ीर आज़म के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तो ये है कि जनाब शौकत तरीन साहब जो हैं उनके साथ उनकी बनती नहीं थी। शौकत तरीन साहब ने शिकायत की थी कि जनाब अपनी मनमानी करते हैं, ये अमूर ख़जाना के मामले खसूसी थे ना, तो इसलिए उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। लेकिन दूसरी जो खबर है वो ये है कि इन्होंने जो अदाद-ओ-शुमार में गड़बड़ की थी, जो मनफी GDP था उसको मुस्बत किया, फिर प्लस। और आपको याद होगा IMF ने वार्निंग दी थी अदाद-ओ-शुमार, गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पे, तो वो कहते हैं कि उसके ज़िम्मेदार डॉक्टर वक़ार मसूद ही थे। एक तो ये कांटा निकल गया शौकत तरीन के, और दूसरा ये कि वो आर्डीनेंस जिसका बड़ी देर से इंतज़ार था और जिसकी तजवीज़ पर अभी तजवीज़ जी थी, वो आर्डीनेंस जारी नहीं हुआ था। चौधरी निसार ने हल्फ उठा लिया था सूबाई असम्बली पंजाब का, तो अब वो आर्डीनेंस जारी हो गया है, जिसके तहत जो आपके अरकान पार्लियामेंट हैं, अगर वो 60 दिन तक हल्फ नहीं उठाते तो वो उनकी जो है रुकनीत मनसूख हो जाएगी, या जो भी इंतखाब उनका कलअदम हो जाएगा। तो ये 6 माह के लिए हमारे शौकत तरीन साहब जो थे, आइन के तहत किसी गैर मुंतखब शख्स को अगर कोई वजारत मिलती है तो वो 6 माह के अंदर अंदर उनको मुंतखब होना पड़ता है। अब असाक डार साहब जो है 2018 में मुंतखब हुए थे सेनेटर नून लीग के टिकट पर, और उन्हें नून लीग भी क्या, नून लीग के टिकट पर क्या, वो तो साकम निसार ने सारे टिकट ही कलअदम कर दिए थे। आज़ाद हैसियत में ही वो जीते थे, लेकिन नून लीग की हिमायत से जीते थे। असाक डार साहब जो हैं वो, अब उन्हें तो अरसा हो गया कि वो हल्फ नहीं उठा सके अपना, तो उसमें भी है थोड़ा सा बहाम कानूनी कि अदालत ने रोक दिया था वो कहते हैं, और लेकिन फिर भी 6 माह गुजर गए। तो अब उनकी जगह ये पंजाब से शौकत तरीन साहब जो है सेनेटर मुंतखब होंगे, और फिर अल्लाह खैर सल्लाह और वजारत के मज़े लेंगे। हम जो दिलचस्प खबर है ना आसमान बुज़दार की, जो मैंने बात की थी, उस पर आसमान बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने डायरेक्शन जारी कर दी है अपने अमले को, जो तकरीरें लेके नहीं देता उनको कि बयान शयान ये वो, कि भाई लंबी तकरीर ने वो बात, वो पता ये चला है कि 2-3 सफ़ात की कोई तकरीर उनके पास गई है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसका खुलासा बयान करो। वो खुलासा बनाया, उन्होंने कहा नहीं यार मज़ीद छोटा करो। जो बात हम 2-4 लाइनों में कह सकते हैं उस पर पूरा सफ़ा बयान वो लिखने की या पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह कुछ हैं उनके मामला। और वो कहते हैं कि जनाब जो उन्होंने ख़िताब किया था यौम आज़ादी पे, वो भी लंबा चौड़ा ख़िताब था, लेकिन वो 1.5 मिनट में बस कर गए, बस 1.5 मिनट काफ़ी है। और जो उन्होंने पैगाम रिकॉर्ड करवाया था 35 सेकंड का, तराना मिला के, झंडे दिखा के, बीच में डाल के, वो सारा अभी तक उनकी जो ट्रेनिंग है ना वो इस हवाले से कम मुकम्मल नहीं हो सकी। वो लंबी तकरीर, वो गिला उनको ये है कि मुझे जनाब वो कवरेज नहीं मिलती टीवीज़ चैनल्स पे और दीगर जो भी मीडिया होता है उस पर। तो वो उन्हें उनके किसी दोस्त ने कहा है कि जनाब तुम 2 मिनट तो ज़्यादा बोलते नहीं, तो थोड़ी कवरेज उधर कट होता है, उधर आपका खिताब ख़त्म हो जाता है, टीवी चैनल लाइव कैसे दिखाएं आपको। और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं, जो मैंने कहा है, वो वजारत के फुल मज़े ले रहे हैं, हालांकि वो
तर्जमान है हुकूमत के, लेकिन वो कहते हैं मुझे वज़ीर समझे। उन्होंने हदायत जारी कर दी अपने जितने भी उनके मुतलका लोग हैं महकमे के, वज़ीर की तरह ही वो आते जाते हैं। और उनका ये हुक्म है या उनकी ख्वाहिश है जो हुक्म में ढल गई है कि जनाब टीवी पे मुझे मुकम्मल कवरेज शवरेज इसी तरह मिले जैसे फ़िरदौस आशा कवान को मिलती थी, जैसे एक वज़ीर इत्तलात को मिलती है। और बुज़दार साहब ने कलमदान अपने पास रखा हुआ, इनको तर्जमान बनाया था इसलिए कि ये ज़्यादा परपुर्दे न निकालें, लेकिन वो मुकम्मल परपुर्दे निकाल रहे हैं। और फ़िरदौस आशा कवान से जब असम्बली में वो उनको दाखिल नहीं होने दिया गया था, तो उसके बाद उन्हें समझ आ गई कि ना मेरा तो बिस्तरा पक्का पक्का गोल है। तो वो गाड़ी शाड़ी जो नई गाड़ी मिली थी उन्हें, वो उन्होंने वापस की। और फयाज हसन चांद साहब ने कहा ये मेरे जो दूसरा पोर्टफोलियो है ना वो मैंने दे दो। हम मुझे समझ नहीं आ रही कि वज़ीर एक है, बंदा तो एक है ना, एक वजारत है उनके पास जेल खाना जाती, और दूसरे वो तर्जमान है। वो दो गाड़ियों पर एक वक्त सफ़र कैसे करेंगे, ये बात समझने वाली है। पता नहीं वो जैसे माजी में कहते हैं ना, वो रेगन जब फिल्मों में काम करता था उसका वो होता था कि दो घोड़ों पे एक वक्त खड़ा होके वो दौड़ाता था। अदाकार थे ना वो सदर जो थे अमेरिका के, हो सकता है इन्होंने भी ऐसा करतब दिखाना हो कि दोनों गाड़ियों की छत पे पाँव रख के खड़े होके। वैसे तो हैं तो शुदाबाजी, वो कुछ भी कर सकते, लेकिन दो गाड़ियों की समझ नहीं आ रही। और वो जो ले गए थे ये, जब ये वजारत इत्तलात इनकी ख़त्म हुई थी पंजाब की और जेल खाना जात, तो वहाँ 2 LEDs और कोई 1700-1800 सोफानुमा कुर्सियाँ ये इन्होंने उठवा के ले गए थे वहाँ से अपने वजारत इत्तलात वाले दफ्तर से, जो अलमरा में शायद इनको जहाँ बैठते थे वहाँ। तो वो ख्याल तो ये था कि फिर वो वापस आएंगी, ले आएंगे वापस, क्योंकि अब वो तर्जमान बन कर खुद को वज़ीर कहते, लेकिन वो गायब हो गई, वो नहीं मिल रही कहीं से। अब हम आते हैं खान साहब के जो जान को ख़तरा है उस हवाले से बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस मुल्क का सबसे बड़ा जासूस और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस शख्स और जौहरी एहसास से जो हैं उनके राज अफशा करना या मुल्क दुश्मन को बेचने का जो ज़िम्मेदार शख्स है, उससे सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने माफ़ी मांग ली है। और उन साहब का नाम है कर्नल रिटायर्ड अनामर रहीम। अनामर रहीम आपको याद होगा, अनामर रहीम साहब थोड़ा तारुफ बड़ा ज़रूरी है इनका करवाना। अनामर रहीम साहब जो हैं ये जैक ब्रांच में थे, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो फौज की होती है ना, उसमें थे। और इनका नाम उस वक्त मंजर यहाँ पर आया था जब मुशर्रफ पर जो कातलाना हमले के मुलज़म थे मुकदमा के, उनका कोई वकील नहीं हो रहा, तो अनामर रहीम साहब जो उनकी वकालतनामे उन्होंने दाखिल किए। तो उस वक्त तो मैं ये समझा शायद ये कुछ चाल है कि फौजी नू वकालतनामा दिलवाता फौजी को, लेकिन ये इन्होंने जो काम किए हैं मसलन लापता अफराद के हवाले से जो मुकदमात हैं मुद्दईयों के यही वकील हैं और काफ़ी टफ टाइम देते हैं। और फिर जो साफ़ियों के अगवा वगैरह के मुकदमात में जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक कमेटी तश्कील दी हुई है मुकदमात की पैरवी के लिए, उनमें भी उस पैनल में भी अनामर रहीम साहब शामिल हैं। और इनका जो इशू असल है जो मेरी समझ में आता है, इन्हें दिसंबर 2019 में घर से उठा लिया गया था। ये भी खुद भी लापता लोगों के वकील हैं, लेकिन खुद भी लापता हो गए। पता ये चला बाद में कि ये हमारी जो अस्करी ताकतें हैं वो उनके हरकारे जो थे वो इनको उठा कर ले गए हैं। उससे कबल, थोड़ी देर कबल, दिसंबर से कुछ माह कबल, आपको याद होगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की तस्वीर वाला केस अदालत में चल रहा था। उस वक्त मंसूर अटॉर्नी जनरल थे, तो उन्होंने अदालत में कहा जनाब ये जो है ना आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का और जनरलों के रिटायरमेंट का कोई कानून ही नहीं है। तो उस वक्त अनामर रहीम साहब आगे आए थे और उन्होंने जो आर्मी एक्ट था उसकी किताब पेश की थी। जनाब ये देखें, इनकी तो उम्र साहब की लिखी हुई है कि क्या क्या रिटायरमेंट का मामला है। और वो जज भी कह रहे थे हमें तो मिल नहीं रहा, हमें दे नहीं रही हुकूमत, हमें एक हमारे किसी साथी ने या ऐसी कोई बात की थी, उन्होंने प्रोवाइड की है हमें कापी, और ये अनामर रहीम साहब ही थी। उसके बाद थोड़े दिनों बाद ये हटा लिए गए। इनके बेटे ने मुकदमा दर्ज करवा दिया क्योंकि वकील भी हैं
वकला की ताकत भी पीछे थी। मुकदमा दर्ज हो गया, कोई नहीं पता चल रहा जी कहाँ है। तो बाद में ये पता चला कि जनाब उन्होंने, आर्मी वालों ने इनको हटाया हुआ है। तो मामला लाहौर हाई कोर्ट में चला गया, जो पिंडी बेंच है वहाँ पे। तो अदालत ने कहा जी आर्मी एक्ट के तहत जो फौजियों वाला कानून है उसके तहत तो इनको सिविलियन को पकड़ा ही नहीं जा सकता। अगर पकड़ना है तो उन्होंने लंबा चौड़ा एक तरीकाकार दे दिया कि इसके तहत पकड़ा जा सकता है, ऐसे आप हर बंदे को नहीं उठा सकते। ये 13 जनवरी 2020 की बात है। वो जनाब बजाय इसके उनको आज़ाद कर दिया था, भागे भागे गए, अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अनवर मंसूर साहब अटॉर्नी जनरल थे, वजारत दफा वहाँ चले गई। वजारत दफा की उस दरख्वास्त पे बशीर आलम साहब की सरबराही में बेंच था 3 रुकनी। उन्होंने कहा जनाब जो हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। और वहाँ अनवर मंसूर साहब ने बड़े इंकशाफात किए, बड़े ज़बरदस्त। उन्होंने कहा जनाब इनको उठा के ले गए, लैपटॉप पकड़ा गया इनसे, और लैपटॉप में जो मालूमात मिली हमें कि एटमी असासों के बारे में इनके पास राज हैं, ISI की बहुत सारी चीज़ें इनके पास हैं, और भी दीगर ऐसी हसास और अहम इंफॉर्मेशंस हैं इनके उस लैपटॉप में। और जनाब इनके कहने पे, और जब हमने तहकीक की है वज़ारत दफ़ा वालों ने, तो जनाब उसके नतीजे में हमने बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी की हैं। तो ये इस तरह की कहानी सुना के हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करवा दिया। और फिर ये दोबारा केस लगता है 23 जनवरी को। अब 23 जनवरी को कहते हैं जनाब अगर हमें ये पहले कह रहे हैं कि इनके लैपटॉप से बड़ी अहम मालूमात मिली हैं, और 23 जनवरी 2020 को वही अटॉर्नी जनरल साहब पुरानी वो कह रहे हैं कि जनाब हम इनकी रिहाई पर आमादा हैं, क्योंकि बड़ा शोर मच गया था ना सोशल मीडिया पे, और सिविल सोसाइटीज़ और लापता अफराद और आलमी कुछ तंजीमें, फिर वकला। तो हम इनकी रिहाई के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ हमारी शराइत है। एक तो ये है कि अपना पासपोर्ट सरेंडर करें अदालत में ये, हालांकि वो जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है उसमें नाम डाल देते, लेकिन उनका नहीं वो डालें फेस शेवन। तो जनाब उसके बाद लैपटॉप का पासवर्ड हमें दे दें। पहले तो लैपटॉप से आपने इतना कुछ निकाल लिया इंफॉर्मेशन के, ये है। और इनके बेटे ने ये बयान दिया कि भाई जी अब्बा जी तो लैपटॉप तक घर पे आ जाए, एक किलो लैपटॉप नहीं, फिर से उसी खैर उसी 23 जनवरी की रात को ना इनको फिर छोड़ दिया गया था। केस चलता रहा। तो आज 24 अगस्त को केस की उमरदार बदयाल साहब की सरबराही में जो बेंच था वहाँ ये केस लगा हुआ था, और हुकूमत की जो अपील कह लें, जो भी इसको नाम दे लें। तो वहाँ उन्होंने ये कहा, जस्टिस काजी मीना ने, मैंने देखो खिलाफ तक केस ही कोई नहीं। तो जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा जनाब हम इनके साथ जो सलूक हुआ उस पर हम माजरत खाएँ हैं, इनके खिलाफ कोई केस नहीं। लेकिन ये जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है कि सिविलियन को पकड़ा नहीं जा सकता, इसका जायज़ा ले लें अब जजमेंट का। तो बाज़ औक़ात सिविलियंस को पकड़ना पड़ता है, इस जजमेंट के बाद हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो एकेडमिक है ना बहस, इसको छोड़ें उमरदा बदयाल ने, आप कह रहे हैं मुकदमा ही कोई नहीं, इल्ज़ाम ही कोई नहीं, तो छोड़ दें इसको, मिट्टी पाओ, ख़त्म करो। और आखिर में टाइम काफ़ी हो गया है, जो इमरान खान साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी जान को ख़तरा है। कुछ तरह की अफवाहें या इतलात जो हैं वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। ये पिछले साल कोई या पिछले साल के आखिर में या इस साल के शुरू में इस तरह की बातें हसास अदारे की मुबैना रिपोर्ट के हवाले से सामने आई थी कि जनाब इनकी जान को ख़तरा है। और फिर जब ये बाइडेन की हुकूमत आई है उसके बाद जो ये कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट, उसके बाद जो इनके हमदर्द हैं उनकी तरफ से ये कानों में खुसर की गई कुछ साफ़ियों के, कुछ इधर उधर, कि जनाब वो इनको भुट्टो बनाना चाह रहे हैं अमेरिका वाले। भुट्टो साहब को कहा नहीं, इबरत का निशान बना देंगे, वो किसिंजर ने कहा था इस तरह की बात कि जनाब ये क्योंकि वेर गए अमेरिका को, तो अब इनकी जो ना वो ख़तरा है जान को, तो कुछ भी हो सकता है। अब काबीना के इजलास की एक खबर बाहर आई है, 3-4 दिन से ये गर्दिश में थी कि वहाँ भी ये मामला डिस्कस हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आपकी जान को ख़तरा है,
कुछ इतलात हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हाँ मुझे बताया था, रिपोर्ट ISI की तरफ से मुझे बताया गया कि मेरी जान को ख़तरा हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा जनाब फिर आप ऐसा करें, ये जो है ना ख़तरा शतरा जो भी कुछ वजूहात हैं इनकी बुनियाद पे आप बनी गाला को छोड़ें, आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुंतकिल हो जाए, वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, ये हो सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं इधर सेव हूँ, ठीक है ओके। हेलीकॉप्टर ते आना होंदा यार, उन्हें कहना सड़क पर सफ़र करना होंदा। और वैसे भी उनको शुरू से ही किसी ने ये कहा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। ये बहुत इब्तिदा की बात है, इसलिए वो वहाँ मुंतकिल नहीं हो रहे थे। एक दफ़ा सफाई सुई भी करवाई थी, आपको याद होगा कि वहाँ मुंतकिल होने के लिए वो कोई वहाँ जो रेनोवेशन हो रही है वो जो भी होना था वो हो गया था, लेकिन वो रात नहीं रहना चाहते थे, उत्थे ख़तरा हो सकता। अब इनको किससे खतरा है? ये जो खबर बाहर आई है, मुख्तलिफ सोर्स हैं लोगों के, लेकिन एक साहब हैं जो मशहूर हैं वज़ीर-ए-आज़म के, बाबर अवान साहब। ये मुशर्रफ के भी साथ थे, ज़रदारी साहब के भी साथ थे, मुख्तलिफ लोगों के साथ रहे हैं ना। वो जब कहते हैं कि जनरल ज़िया हक वाला मार्शल लगा है तो उस वक्त भी ये उनके साथ थे और मिठाइयाँ बार में तकसीम की थी उन्होंने उस मार्शल पे और भुट्टो साहब की फांसी पे। बाद में ये भुट्टो साहब के रेफरेंस में ये वकील बन गए, फिर तहरीर अदालत में वो इन्होंने कोई बात कर दी थी, लाइसेंस में उतर रहा काफ़ी कुछ, जो भी वज़ीर कानून भी रहे ज़रदारी साहब के साथ। लेकिन असल में ये साहब हैं गेट नंबर 4 के। सीधी बात है, सारी दुनिया को पता है, ये कोई डकी छुपी बात नहीं है, कहीं से लाइन लेते हैं और उसके मुताबिक कर देते हैं। तो मुझे एक साहब कह रहे थे कि जनाब ये बाबर अवान साहब अगर ख़बर दे रहे हैं कि जनाब उन्हें कहा गया कि आप वहाँ मुंतकिल हो जाएँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, और फिर ये ख़बर उन्होंने ऑन एयर भी बयान कर दी, ये बात कर दी। तो फिर जो साहब है ना, उन्होंने वो काफ़ी अक्लमंद आदमी है जिन्होंने मेरे साथ ये बात किया। उनका फिर जनाब खान साहब नू खतरा अंदरों ही, अंदरों तो समझ लो कौन हो सकता कौन नहीं हो सकता, उन लंबी गल हो जाएगी, फिर पहले बड़ी देर हो गई है, ठीक है ना। वो कहते हैं जनाब फिर खान साहब को ख़तरा, अगर उनकी जान को कोई ख़तरा है तो वो अंदर से ही है। तो इस बात के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी।